हेलो एवरीवन। इस ड्रामे में हमारी फीमेल लीड का नाम रोआन यू है, जो कि एक राइटर है। ये नॉवेल्स लिखती है और इसके साथ साथ हमें उसकी एडिटर को दिखाते हैं जिसका नाम मिंग यिंग है, और ये हमारी फीमेल लीड की बेस्ट फ्रेंड भी है। आजकल रोआन यू अपने नए नॉवेल के लिए कुछ इंस्पिरेशन हासिल करना चाहती थी। अगर अपनी पुरानी डायरी देखते देखते उसे एक आइडिया आ जाता है, क्यों ना अब की बार अपने हाई स्कूल क्रश को ही एक स्टोरी में बदल दिया जाए। अपनी इमेजिनेशन और एक अनअचीवेबल लाइफ के फिक्शन को मिक्स करके एक ऐसा जबरदस्त नॉवल वो बनाने वाली थी जो उसका ऐसा वर्क होगा जो उसके दिल से भी बहुत करीब होगा और ऑफ कोर्स एक सुपर हिट भी होने वाला होगा। और बस इसी के साथ ही हमें इंट्रोडक्शन दिखाते हैं। हाई स्कूल में उसका एक क्रश था जिसका नाम था शू हुआई सॉन्ग। न्यू ईयर ईव थी और वो बस सब लोगों में उसी को ही तलाश कर रही थी। उसके बाजू में फाइनली रोआन यू को जगह मिल ही जाती है और जैसे ही वो फायरवर्क्स देखता है तो उसका हाथ थाम लेता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हाथ छोड़ देता है ये कहकर कि सॉरी, रॉन्ग पर्सन। और बस रोआन यू का ये सपना जो कि लाइफ का सबसे सुंदर होने वाला था अब एक नाइटमेयर बन जाता है, क्योंकि यहाँ से उसे हिंट मिला था कि उसका क्रश किसी और को लाइक करता है। अगर वो रॉन्ग पर्सन है तो कोई ना कोई तो राइट पर्सन होगा ही सही। लेकिन फिर भी वो अपने नॉवल में ये लिख देती है कि उसने अपनी एम्बेरसमेंट को कवर करने के लिए झूठ बोल दिया था। और स्टोरी कुछ इस तरह की बनी थी कि जैसे उन दोनों के बीच एक म्यूचुअल क्रश वाली फीलिंग हो। ये नॉवल उसने बहुत मन से लिखा था। इन दी एंड जब वो उसकी आउटलाइन रेडी कर लेती है तो जाकर अपनी एडिटर को दिखाती है। वो देखते ही उससे कहती है कि ये तो तुम्हारी अपनी लव स्टोरी है और अगर तुम्हारे हीरो को पता चल गया तो क्या होगा। लेकिन वो कहती है 10 साल हो गए, उसका कोई अता पता नहीं है। तुम्हें लगता है कि वो इतना रफ एंड टफ सा पर्सन क्या रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ता होगा? और वैसे भी मैंने काफी कुछ बदलाव कर दिया है और जिस तरह की माइनर डिटेल्स मैंने बताई हैं उसको क्या पता मेरे माइंड में क्या चलता होगा। और बस इसी के साथ ही हमें दिखाते हैं शू हुआई सॉन्ग को, जो कि इस वक्त यूएसए में था और वो वहां पर एक टॉप का लॉयर था। वो वहां पर रिच लोगों के केसेस को हैंडल करके खूब सारा पैसा छापता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूएसए में रहते हुए उसने चाइना में भी अपनी एक फर्म खोली हुई थी और एक बहुत बड़ी लॉ फर्म थी जिसका वो चाइना में भी पार्टनर था। आज उसके पास उसकी सेक्रेटरी आती है जो उसे कहती है कि बहुत भारी ऑफर आई है, लेकिन ये क्रिमिनल केस है। वो बोलता है कि क्रिमिनल केसेस मैंने बहुत सालों के छोड़ दिए और मैं वापस लौट कर ये कभी नहीं करूंगा। और फिर इसी के साथ ही हमें दिखाते हैं रोआन यू को, जो कि एक इवेंट में गई हुई थी। यहाँ पर वो अपने नए नॉवल के बारे में कुछ बता रही थी और यहीं पर ही उसके नॉवल को लेकर सारे लोगों को मैसेजेस आने लगते हैं। एक न्यूज थी जो कि वायरल हो चुकी थी और वो ये थी कि रोआन यू ने प्लेजरिज्म किया है। उसके नए नॉवल में जो भी आइडियाज थे, स्पेशली वो न्यू ईयर ईव वाला सीन, वो तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट था और वो भी एक मामूली सी छोटी सी ऑनलाइन राइटर से। ये न्यूज देखते ही सारे रिपोर्टर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो कोई भी स्टेटमेंट नहीं देती बल्कि वहां से भाग जाती है ये कहकर कि मैं आपको सारी चीजें रिसर्च करके एक्सप्लेन कर दूंगी। जब वो डिटेल्स पढ़ती है उस नॉवल की तो हैरान रह जाती है। बहुत सारी चीजें थी जो सिमिलर थी, इवन के हीरो और हीरोइन की इनर थॉट्स तक। जिस तरह के वहाँ के विजुअल्स वो बयान कर रही थी सब चीजें सिमिलर थी, लेकिन एक फर्क था। रोआन यू ने ये नॉवल इस एंगल से लिखा था कि जैसे एक लड़की एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ से ऑनलाइन जो नॉवल लिखा गया था वो ऐसे था कि जैसे एक लड़का एक्सप्लेन कर रहा है। अब वो लोग उसी ऑनलाइन राइटर को मैसेज करते हैं। वो एक फीमेल थी और बस इंतजार में थे कि वो उसे रिप्लाई करेगी, लेकिन उससे पहले ही रोआन यू को अपनी मॉम की कॉल आ जाती है जो उसे कहने लगती है कि कल मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है, प्लीज उस पर जाओ ना, अपना एक जीवन साथी तलाश कर लो। वो अपनी मॉम को इनकार करने ही वाली थी कि इतने में मामा बताती है कि वो लड़का एक लॉयर है। ये सुनते ही वो तैयार हो जाती है। प्लेजरिज्म का केस है, चलो इसी बहाने उससे डिस्कशन भी हो जाएगी लीगल टर्म्स में सब कैसा चलता है। अब नेक्स्ट डे जब वो अपनी ब्लाइंड डेट पर जाती है तो आगे वो लड़का था जिसका नाम था लियू। लियू दिखने में भी अच्छा था और काफी काइंड पर्सनालिटी का मालिक था। और इत्तेफाक की बात देखें कि वो एक बहुत बड़ी लॉ फर्म का पार्टनर भी था बहुत कम उम्र में। वो कहने लगता है कि मेरी अचीवमेंट नहीं है, मैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव जरूर हूँ, लेकिन मुझसे भी बड़ा एक बॉस है जो कि अब्रॉड रहता है और वही हर चीज को डीपली हैंडल करता है। यहाँ पर वो बातों ही बातों में अपने प्लेजरिज्म के केस का उससे जिक्र कर देती है। और बस ये एक ब्लाइंड डेट नहीं बल्कि एक वर्क से रिलेटेड कंसल्टेशन की मीटिंग लग रही थी। लियू ने जो भी मशवरा इस टाइम पर रोआन यू को दिया था वो उसे बहुत पसंद आता है। इसी बारे में वो अपनी बेस्टी से भी बात करती है
और वो लोग इंतजार कर रहे थे कि दूसरी ऑथर कब उनको रिप्लाई करेगी। और इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि वो दूसरी ऑथर और कोई नहीं बल्कि एक छोटी सी हाई स्कूल की लड़की है और इसका नाम है शी यहाँ पर अपने बेस्ट फ्रेंड जाओ के साथ खड़ी हुई थी और यही कह रही थी कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं तो खुद इस नॉवेलिस्ट की फैन रही हूँ। ये इस तरह की दो नंबरी कर सकती है। और फिर यहीं से ही हमें पता चलता है कि इनफैक्ट वो नॉवल खुद शी ने लिखा भी नहीं था जो ऑनलाइन पोस्ट किया था, उसने खुद कहीं से लिया था। और वो कहीं वाला सोर्स और कोई नहीं बल्कि उसके भाई का फोन था। उसे सामान में पुराना फोन मिला था जो उसने निकाल कर चार्ज किया और उसे चेक करते करते वहां पर एक पूरी की पूरी डायरी नोट्स में पड़ी हुई थी। यहीं से उसे पता चला था कि उसके भाई का किसी पर सीक्रेट क्रश है हाई स्कूल टाइम से। इतने ज्यादा नोट्स थे कि उनको इलेबोरेट करते करते उसने पूरा का पूरा एक नॉवल लिख लिया था अपनी वेकेशन के दिनों में और पोस्ट भी कर डाला था। बस यहीं से ही उसको और उसके फ्रेंड को क्लिक होता है कि कहीं तुम्हारे भाई का क्रश कोई और नहीं बल्कि वही लड़की तो नहीं है जो नॉवेलिस्ट है। और बस यही है इस ड्रामे में टर्निंग पॉइंट। इस शी का भाई और कोई नहीं बल्कि शू वॉइस सॉन्ग ही था। अब इसने रुआन यू का नॉवल तो पढ़ा ही हुआ था। इस नॉवल में उसने एक जगह का जिक्र किया था। उनके स्कूल में म्यूजिक क्लास में पियानो के पीछे उसने अपना और अपने क्रश का नाम लिखा हुआ था। अब वो रात को हाई स्कूल में जाती है, अपने फ्रेंड के साथ मिलकर पियानो हटाकर देखती है तो जो नेम के कैपिटल्स लिखे हुए थे वो बिल्कुल वही थे, उस राइटर के नेम के और उसके भैया के नेम के। बस उसे समझ आ जाती है कि ये कुछ और नहीं बल्कि टूटे हुए पुराने दिल हैं जो कि अब कहीं ना कहीं मिलने जा रहे हैं। उसका फ्रेंड तो कहता है कि अपने भैया को सब बता दो, वो तुम पर केस ही ना कर दे। लेकिन वो कहने लगती है कि भाई को बताया तो वो सोचेगा क्या मेरे बारे में। मैंने उसकी पर्सनल थॉट्स को, उसके क्रश को एक नॉवल की शक्ल में लिख दिया। मैंने तो ऐसे छोटा मोटा नॉवल एक वेबसाइट पर लिखा था जो कि भैया को कभी नजर भी नहीं आना था। लेकिन अब ये सारा कुछ दुनिया पढ़ रही है और मेरे भाई का क्रश पब्लिक हो चुका है। अब फाइनली शी रिप्लाई करती है, लेकिन वो रुआन यू को ये नहीं कहती कि मुझे आउटलाइन मिली कहाँ से थी, लेकिन वो इतना कह देती है कि मैंने आउटलाइन किसी की चुराई थी और मैं सॉरी करती हूँ। पब्लिकली भी मैं एक पोस्ट डालूंगी, आपसे अपोलोजाइज करूंगी और आप पर प्लेजरिज्म का कोई केस नहीं होने दूंगी। लेकिन इतना काफी नहीं था। शी तो एक ऐसी नॉवल राइटर थी जिसे कोई जानता ही नहीं था, लेकिन इस टाइम पर रुआन यू की पब्लिसिटी दाव पर लगी हुई थी। इतनी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन से काम नहीं बनने वाला था। तो उसको उसकी एडिटर कहती है कि मुझे लगता है कि जहाँ पर बैठकर हमने ये आउटलाइन डिस्कस की थी वहीं पर ही फ्लैश ड्राइव में सारा डाटा था, उधर से जरूर कोई गड़बड़ी हुई होगी। उनको लगता है कि वहां से किसी ने चोरी किया होगा और वो प्लेजरिज्म का केस उल्टा किसी और पर डाल दें और बस इसी केस को प्रोग्रेस करके वो अपना नाम क्लियर कर सकते हैं। रुआन यू अपनी लाइफ में अक्सर बिजी ही रहती थी, लेकिन कभी कभी उसे अपने हाई स्कूल के वही मोमेंट्स याद आने लगते थे। उसका फर्स्ट एंड लास्ट लव वॉइस सॉन्ग ही रहा था और आज भी उसे याद आता है कि इसी डेट पर एक दिन उसने एक डिबेट में पार्टिसिपेट किया था और वो बहुत शौक से बैठकर उसे देख रही थी। बस यही याद करते करते वो लियो के ऑफिस में पहुंच जाती है। वो कहने लगता है कि हमारा बिग बॉस भी आजकल आया हुआ है और वो इस तरह के केस में बहुत स्पेशलिटी रखता है, क्यों ना आपकी मीटिंग उससे करा दी जाए। वो जैसे ही उसे ऑफिस में लेकर जाता है तो आगे जो उसका बिग बॉस था वो कोई और नहीं बल्कि वॉइस सॉन्ग ही था। उसे देखते ही रुआन यू के हाथ से सारी फाइल्स गिर जाती हैं। वॉइस सॉन्ग भी उसे जैसे ही देखता है तो बस देखता ही रह जाता है और इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। रुआन यू अपने ढंग से दुनिया को देख रही थी। वो तो जा रही थी और हर तरफ लोगों में वॉइस सॉन्ग को तलाश कर रही थी, पर वॉइस सॉन्ग था जो कि लोगों में रुआन यू को तलाश कर रहा था और उसने उसका हाथ अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर पकड़ा था और वाकई झूठ बोल दिया था अपनी एम्बैरेसमेंट को कवर करने के लिए कि रॉन्ग पर्सन हो तुम। जितना रुआन यू से चाहती थी उतना ही सीक्रेट क्रश वॉइस सॉन्ग का भी उस पर था। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। लियो इन दोनों को हैरान होकर देख रहा था। पूछता है कि आप लोग एक दूसरे को जानते हो, लेकिन रुआन यू तुरंत ही इनकार कर देती है और वॉइस सॉन्ग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। अब वो लोग केस के बारे में बैठकर डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन रुआन यू को यही ख्याल बार बार आ रहा था कि मैंने जिसके बारे में ये नॉवल लिखा है, रियलिटी और फिक्शन का मिक्सचर मैं उसी बंदे के हाथ में थमा रही हूँ कि देखो और पढ़ो इसको। ओ माय गॉड, इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट और क्या होगी। वो तुरंत ही कहने लगती है कि बदला लेने से कुछ भी नहीं बनता। किसी बहुत ही बड़े महान इंसान का माफी से रिलेटेड एक कोट पढ़ती है और कहती है कि मैं अब ये केस नहीं करना चाहती। लियो से कोई भी जवाब देता उससे पहले उसे कॉल आती है, उसे बाहर जाना पड़ता है। अब ये वो मोमेंट था कि जब ये दोनों अकेले बैठे हुए थे। वॉइस सॉन्ग को सामने देखकर रुआन यू बहुत नर्वस हो रही थी। चोरों की तरह से अपनी फाइल उस डेस्क से उठाती है और बस लियो को देखते ही वहां से भागने की बात करती है। लियो की हेल्प की खातिर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें ट्रीट भी देना चाहती हूँ, तुम्हारा इतना सारा समय जो मैंने जाया कराया है।
वो दोनों खाने की बातें कर ही रहे थे कि हुआई सॉन्ग उनसे आगे बढ़ जाता है। नीचे उनका वेट कर रहा था और तो और कबाब में हड्डी बन जाता है। लियो तो फ्रंट सीट का दरवाजा रुआन यू के लिए खोल रहा था, लेकिन भागकर हुआई सॉन्ग बैठ जाता है। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि ये दोनों फ्रंट सीट पर बैठे बिल्कुल पार्टनर्स दिखे। तो बस अब रुआन यू पीछे बैठी हुई थी। वो बहुत एम्बेरस होती है और रास्ते में जो अपार्टमेंट आता है वहीं उतर जाती है, ये कहकर कि मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना है। हुआई सॉन्ग और लियो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, एक दूसरे के इशारों की बातें भी समझ जाते थे और कुछ क्वेश्चंस थे जो हुआई सॉन्ग खुद नहीं कर सकता था, वो लियो से करवा रहा था। वेल जब वो उसे ड्रॉप कर देते हैं तो लियो पूछता है कुछ तो गड़बड़ है, तुम इस लड़की को जानते हो ना? ना करो, सच बताओ, ये क्या तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी? तभी तो तुम दोनों एक दूसरे को पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। सच सच बताओ क्या कहानी है? हुआई सॉन्ग बस यादों में खो जाता है और फिर काफी देर बाद कहने लगता है कि बहुत पुराने कर्ज हैं जो उतारने हैं। वो कहने लगता है अच्छा, तो इसका मतलब है कि इस लड़की ने तुमसे उधार पैसे भी लिए हुए हैं। वेल लियो तो बिल्कुल पागल है। इसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि हुआई सॉन्ग कल ही यूएसए से आया था 9 घंटे की फ्लाइट लेकर और अगले ही दिन उसने वापस भी चले जाना था। इतना एग्जॉस्टिंग सफर वो किस लिए कर रहा था? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो रुआन यू को देखे और उसे बचा भी सके। पहली दफा उसे पता चला था, उसकी सिस्टर की कॉल उसे आई थी और यहीं से उसे समझ आ गई थी कि जो उसकी फीलिंग्स रुआन यू के बारे में, वो भी सेम फीलिंग्स उसके लिए रखती थी। जबकि उधर रुआन यू जाती है मिंग यिंग के पास और उससे कहती क्या तुम विश्वास करोगी आगे लॉयर कौन था? और वो तो सोच भी नहीं सकती थी। और जब उसे पता चलता है कि आगे हुआई सॉन्ग बैठा हुआ था तो कहने लगते कि मैंने तब भी बोला था कि अपनी रियल की लाइफ को पब्लिक ना करो। तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस से बोलती थी कि उसके हाथ ये नॉवल कहाँ आना है। वेल अब वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। अपना नाम तब तक क्लियर नहीं कर सकती थी जब तक वो कोई लीगल एक्शन नहीं लेती। इसीलिए उसकी फ्रेंड उसे मशवरा देती है कि इस शहर में और भी बहुत सारी लॉ फर्म्स हैं, मैं तुम्हें नंबर भेजती हूँ, बड़े बड़े लॉयर्स हैं, उनसे मिल लो। तो अब नेक्स्ट डे वो जाती है, बहुत सारी लॉ फर्म्स का विजिट करती है और जो लॉयर्स उसे आगे नजर आए थे एक से बढ़कर एक निकम्मा और ड्रामेबाज थे। कुछ बहुत अच्छे भी थे, लेकिन वो उसके एंगल से इस कहानी को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। तो इन दी एंड उसे बस यही समझ आता है कि जो उसकी बात को समझ सकते हैं और उसके ढंग से इस केस को लड़ सकते हैं वो सिर्फ लियो की लॉ फर्म ही है। इतने में लियो खुद उसे फोन करता है और फोन उसने स्पीकर पर रखा हुआ था। इनफैक्ट वो सारी बात वही कर रहा था जो कि हुआई सॉन्ग चाहता था। जिस तरह से रुआन यू बात करती है कि वो इस ढंग से केस को लेकर जाना चाहती है, बिल्कुल उसी तरह का जवाब अपने मॉनिटर पर लिखकर हुआई सॉन्ग दे देता था। और जब यही बात वो सुनती थी तो उसे लगता था कि तो मेरे मन की बात है, मेरे थॉट्स और लियो के थॉट्स तो बहुत मिलते हैं, सिर्फ यही है जो इस केस को हैंडल कर सकता है। वेल अब कॉल बंद करते ही लियो कहने लगता है कि ये लड़की तो बहुत ही स्मार्ट है, देखो एक लॉयर की और एक राइटर की जोड़ी कितनी परफेक्ट लगती है। ये सुनते ही हुआई सॉन्ग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मैं जा रहा हूँ। वो अपने होम टाउन जा रहा था अपनी सिस्टर से मिलने के लिए। और जैसे ही शी को कॉल आती है अपने भैया की, वो तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। जाओ उससे कहता है कि क्यों इतनी खुश हो रही हो? वो कहने लगती है कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे और मुझे पैसे खर्च करने वाला आ रहा है। अब जाओ सोचने लगता है कि इसका कौन सा शुगर डैडी आ गया है। और फिर जैसे उसके भाई को देखता है, जाकर उसे इस तरह से बात करता है कि जैसे उसे डरा कर यहाँ से भगाना चाहता हो। वह सॉन्ग उसकी बातों से काफी इंजॉय कर रहा था। उससे कहता है कि तुम शी के क्लासमेट हो क्या? वो कहता है सिर्फ क्लासमेट नहीं, इससे बढ़कर कुछ है हम। लेकिन इन दी एंड जब उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि शी का अपना सगा भाई है, तो बस उसके बाद जाओ बहुत शर्मिंदा होता है। उसने पहला ही इमेज अपनी क्रश के भाई के सामने अपना खराब कर लिया था। वेल अब डिनर तो उसे अपनी सिस्टर के साथ करना चाहिए था, लेकिन इतने में उसे कुछ पता चलता है और वो ये था कि लियो आज डिनर के टाइम पर एक मीटिंग में जा रहा है और वो भी रुआन यू के साथ डिस्कशन करने। तो वो तो उस मीटिंग में उससे पहले ही पहुंच जाता है। रुआन यू देखती है तो फिर से हुआई सॉन्ग वहां पर बिन बुलाया मेहमान बन के आया बैठा था। वो उसे बहुत अवॉइड करती है, ज्यादा डिस्कशन वो लियो से ही करना चाहती थी। लेकिन इन दी एंड यही फाइनल होता है कि हुआई सॉन्ग इस केस की प्रेपरेशन करने में उनकी बहुत हेल्प करेगा। वो यहाँ पर बैठे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेते हैं। रुआन यू चाहती थी कि उसे अपना नॉवल किसी भी शक्ल में हुआई सॉन्ग के साथ डिस्कस ना करना पड़े। वो पूछता है क्या आप इस नॉवल में कुछ छुपाना चाहती हैं? लेकिन बेचारी शर्माती शर्माती कहती है बिल्कुल भी नहीं। अब क्या करती, उसकी इमेजिनेशंस इस नॉवल के कुछ सीन्स में काफी वाइल्ड भी हो गई थी, जो वो कभी भी नहीं चाहती थी कि हुआई सॉन्ग सुने। वेल रुआन यू को तो यही लगता था कि हुआई सॉन्ग ने अब तक उसे पहचाना ही नहीं है। वो लोग एक हाई स्कूल से, लेकिन उन दोनों ने तो शायद कभी बात भी नहीं की थी। हुआई सॉन्ग उसे भूल चुका होगा। वेल अब फाइनली लियो ने एक ग्रुप बना लिया था जिसमें वो तीनों ऐड थे। हुआई सॉन्ग वापस जा रहा था।
वो कोशिश करता है कि रोहन यू को ऐड कर ले अपने वीचैट पर उसे पता चलता है कि वो तो उसे ऐड ही नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। तो वो तुरंत ही लियू से कहता है कि उसे बोलो मुझे ऐड करे, और लियू उसका खूब मजाक उड़ाता है ये कहकर कि उसने तुम्हें ब्लॉक करा हुआ है क्या। अब लियू किसी तरह से काम के बहाने से उसे बोल देता है कि आप वॉइस सॉन्ग को खुद ही मैसेज कर लें। अब वो मैसेज टाइप करती है, पहले 100 दफा सोचती है कि मैं क्या लिखूं, और फिर इन दी एंड उसे याद आने लगता है कि 3 साल लगे थे उसे वॉइस सॉन्ग का नंबर लेने में, कहीं इधर उधर से मांग के लिया था, लेकिन फिर हिम्मत नहीं जुटा पाई थी उसे कभी भी मैसेज करने की। आज भी दिल के हालात कुछ डिफरेंट नहीं थे, बार बार सोचती है, और पता नहीं इन दी एंड कीबोर्ड पर क्या टाइप हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे खुद ही वॉइस सॉन्ग का मैसेज आ जाता है, और वो सोचने लगती है कि पता नहीं मैंने इसे गलती से क्या मैसेज कर दिया होगा। और बस इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।